इसको हम लिखवा भी देते हैं, लिख लीजिए। लिखेंगे कि यदि किसी चाल सरल रेखा में, यदि कोई चाल सरल रेखा में परिवर्तित होती रहती है, उसे हम लोग असमान चाल कहते हैं। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along a straight line keep changing, if the speed of an object moving along a straight line keep changing, its motion is said to be non-uniform. यदि किसी चाल सरल रेखा में परिवर्तित होते रहती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असमान चाल कहते हैं। सब लोग लिख लिए या फिर से रिपीट करना है? इंग्लिश मीडियम वाले हो गया। आगे लिखेंगे इसके विपरीत, अगला, इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु, इसके विपरीत किसी सरल रेखा के इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। लिखेंगे इंग्लिश में कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग along a straight line with a constant speed is said to be in uniform motion. An object moving along a straight line with a constant speed is said to be in uniform motion. यानी कि सरल रेखा की अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। तो हम लोग अभी तक दो ही चीज़ देखे हैं, बहुत नॉर्मल सा चीज़ है कि एक क्या है यूनिफॉर्म मोशन, एक क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, समान गति, एक क्या है तो समान चाल, एक क्या है तो असमान चाल। दोनों में होने के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसको किधर मूव करने के लिए है? स्ट्रेट लाइन में, सरल रेखा में, पहला कंडीशन। फिर दूसरा कंडीशन क्या है? सरल रेखा में मूव करना सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वो सरल रेखा में ही मूव करते रहे। सेकेंड पॉइंट क्या है कि उसका स्पीड अगर चेंज नहीं कर रहा है टाइम टू टाइम, पॉइंट टू पॉइंट, तो वो क्या है आपका एक समान है, यानी क्या है तो यूनिफॉर्म है, नहीं तो क्या है तो आपका नॉन यूनिफॉर्म है। ये बात खत्म हो गया। यानी कि आपको हम ये बतला दिए कि हाउ 2 + 2 = 4। अब आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे जो कि अब आपको अपने कॉमन सेंस और सोच करके बतलाने के लिए है। लिखेंगे क्वेश्चन कि क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में फॉर्म हुआ क्वेश्चन है, PYQ है। यहाँ से हम लोग क्लास 7 का NCERT कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? मोशन एंड टाइम। और यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि इसका जवाब देना है और हाथ खड़ा करके बताने के लिए है कि कंडीशन व्हेन स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। ऐसा कौन सा कंडीशन होता है जब स्पीड और एवरेज स्पीड बराबर हो जाता है? ऑप्शन संख्या ए है इन यूनिफॉर्म स्पीड, बी है इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी इसको मोशन कर लीजिए, इन यूनिफॉर्म मोशन, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन है, मान के चलिए क्या इसका आंसर होगा? क्यों? और कोई जवाब?
बहुत ही नॉर्मल इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। हम आपसे एज वाला चीज़ पूछे थे ना, आप लोग एज क्या क्या था 24 और प्लस 22 डिवाइड करते हैं 2 से तो कितना जाता है 23। मान के चलिए दोनों का एज कितना है 24 प्लस 24/2 इज इक्वल टू 24, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। काम खत्म। कभी डाउट होगा इसमें कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जब एवरेज स्पीड और जो स्पीड है वो क्या हो जाता है तो सेम हो जाता है। तो अब कोई दिक्कत आ रहा है? यहाँ पे देख रहे हैं 24 अलग लिखा हुआ है, 22 अलग है, आ क्या रहा है आंसर 23, यानी कि क्या हो गया नॉन यूनिफॉर्म। ये क्या है यूनिफॉर्म 24 24 24। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए सर आप हमेशा दो दो यहाँ पर ले रहे हैं, अगर 3 जगह रहेगा तो हम क्या करेंगे? नहीं कि एक बार 24 है, एक बार 26 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, एक बार 28 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, डिवाइड क्या करने के लिए है 3 से, कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा शायद, ठीक है 26। मान के चलें कि फिर से तीनों पोजीशन पे स्पीड एक ही आया 24, फिर से अगला पॉइंट पे भी 24, फिर 24, इसको 3 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा 24 ही आएगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि इस कंडीशन में जब सब जगह स्पीड क्या आ रहा है सेम आ रहा है तो एवरेज स्पीड भी वही स्पीड है जो क्या है आपका तो स्पीड है, चाल वही है जो क्या है तो औसत चाल है। यहाँ पे कोई डाउट है इसमें? डाउट नहीं है? तो हमको डाउट हो जाता है फिर, इसीलिए बोलिए कि डाउट है तो पूछिए कि आगे बढ़ें। इसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? बहुत आसान चीज़ है। लिखेंगे कि इन यूनिफॉर्म मोशन केस द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड, यानी कि एक समान गति की स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। इन यूनिफॉर्म मोशन द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड। और इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिएगा। एक समान गति की स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग समय को डिफाइन करते हैं। समय, हेडिंग दीजिएगा टाइम। ठीक है। अगर कोई बोले अभी तो घड़ी का जो है वो आविष्कार हो चुका है, ठीक है, सब लोग घड़ी पहने हुए भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन अभी तो सही है ना कि 24 घंटा बीत जाएगा तो एक दिन बीत गया, हम लोग ऐसा बात कर पाते हैं। बट रियली में जब घड़ी नहीं था तो लोग कैसे जानते थे कि आज एक दिन जो है वो बीत गया? क्या था? ऐसे में तो कुछ समझ में नहीं आता है ना। एक खड़ा होकर बोलिए या फिर हाथ खड़ा कीजिए, प्रॉपर्ली बोलिए क्या? हाँ, नहीं, हम बोल रहे हैं कि एक दिन बीता कि नहीं बीता। अभी तो पता है ना कि 12 बजा, फिर 12 से फिर 12 पे गया, 24 घंटा हो गया, काम क्या हो गया तो 12 AM से लेकर के फिर से 12 AM तक पहुँचे, रात वाला 12, तो क्या हो गया एक दिन कंप्लीट हो गया। पहले क्या था? पहले कैसे जानते थे? तो हम लोग बैठ कर सन को देखा करते थे, ऑब्जर्व सन को बैठ करके घर से। एग्जैक्ट नहीं, अनुमान नहीं। अगर बात किया जाए एक दिन का डिफिनेशन क्या होता है, वन सनराइज, आज का सनराइज और कल के सनराइज के, अगर आज का सनराइज हुआ और कल का सनराइज हुआ, इसके बीच का ड्यूरेशन को, इसके बीच के टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं तो दिन बोलते हैं। तो लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी ने दिन को ऐसे डिफाइन किया है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा जाता है। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वाज कॉल्ड ए डे। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा जाता है। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वाज कॉल्ड ए डे। ठीक है, डे हो गया। तो मंथ किसको बोलेंगे? ये दिन का डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो मंथ का डेफिनेशन क्या होगा?
व्हाट इज मंथ? बताइए। जैसे एक महीना हो गया, वो उन लोगों को कैसे पता चलता होगा जब कैलेंडर ही नहीं था? चांद में दो चीज़ होता है इम्पोर्टेंट, एक होता है अमावस्या, एक होता है पूर्णिमा। तो कब क्या? लिखिए, एक अमावस्या ब्रैकेट में लिखेंगे नवचंद्र, एक अमावस्या ब्रैकेट में लिखेंगे नवचंद्र से अगली अमावस्या के बीच, से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप। ऐसे क्या आवाज़ कर रहा है वो? हेलो, उसको ऊपर कीजिए, काढ़ा से आवाज़ हो रहा है ना, खट 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 खट। लिखेंगे एक अमावस्या नवचंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह कहता है। ए मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट, वन न्यू मून टू द नेक्स्ट, यानी कि एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच का जो समय होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो माह बोलेंगे। ठीक है। अब जो है साल किसको बोलेंगे कि एक साल खत्म हो गया? वो कैसे जानता है लोग? ज्योग्राफी का चीज़ है सब। एक साल को क्या मतलब, कैसे पता चलता है कि एक साल हुआ? तो उसको एक साल बोलते हैं। ठीक है, लिखिएगा कि एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया, एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया, एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। ए ईयर वॉज फिक्स्ड एज द टाइम टेकन बाई, हम रिपीट करेंगे, आप आराम से बैठिए। ए ईयर वॉज फिक्स्ड एट द टाइम टेकन बाई द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करती है, जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा जो है वह पूरा करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक साल। यानी कि ए ईयर वॉज फिक्स्ड एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? तो 1 ईयर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं बात कि जो समय है इसका, समय को हम लोग मापते किस में? समय को किस में मापते हैं? सेकंड में, आवर में नहीं मापते हैं, मिनट में नहीं मापते हैं, सब चीज़ में मापते हैं। सिंपल सी बात है। अब जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक मोशन कर रहे थे ना, आवृत्ति, अब हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं, समझते हैं कैसे होता है ये। हेडिंग दे दीजिएगा पीरियोडिक मोशन। जैसे बनाया जा रहा है वैसे बनाइए। यहाँ से क्वेश्चन 2, ये डायग्राम पीरियोडिक मोशन को समझना है। पीरियोडिक मोशन क्या है? ये क्या दिख रहा है आपको? ये क्या है? पेंडुलम है। ठीक है, तो पहले इसको बनाइएगा पेंडुलम। अगर हम लोग बात करें कि ये जो गोल गोल दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉब बोलते हैं। ये क्या है? तो आपका मेटालिक बॉब है, मेटालिक बॉब है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कि इसमें 3 पोजीशन है। एक है ओ, यानी कि यहाँ पे स्थिर अवस्था में रुका हुआ है। पेंडुलम ऐसे क्या है? तो लटका हुआ है। इसका कौन सा अवस्था है? स्थिर अवस्था। इधर जाएगा तो कहाँ पहुँचेगा? ए तक पहुँचेगा, और फिर इधर जाएगा तो कहाँ तक पहुँचेगा? बी। यानी कि मान के चलिए कि पेंडुलम है तो ये स्थिर अवस्था है, इधर जा रहा है तो बी है, इधर क्या है? तो आपका ए है। वही पोजीशन है, इसको बनाइए। ठीक है, इसको बनाने का मतलब ये है
कि हम अब डिफाइन करने वाले हैं टाइम पीरियड को। अब इसको आपको समझने के लिए है, ये जो हिंदी में बॉब लिखा हुआ है इसको, सॉरी इंग्लिश में बॉब लिखा हुआ है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? गोलक। लिखिएगा, धातु गोलक है वो। क्या है? तो धातु गोलक है। पीरियोडिक मोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आवर्ती गति। ठीक है। और ये इसको हम लोग बोलते हैं पेंडुलम नहीं, सिंपल पेंडुलम। एक इसका डायग्राम है तो सिंपल पेंडुलम का, ये बहुत अच्छे से समझिए कि यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा। ये क्या है आपका? सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, इसको हिंदी में लिखेंगे, यह सरल लोलक है। यह क्या है? तो सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। यह क्या है? तो ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि एक इस गति को समझिएगा। अब थोड़ा सा जो लिख लिए हैं हम इस पे आते हैं। ये जो लोलक है ये 0 से कहाँ गया? ए तक गया। फिर ए से कहाँ तक गया? बी तक गया। और बी से जाने के बाद फिर से कहाँ गया? तो ए तक गया। इसको कहते हैं एक आवृत्ति पूरा हो गया। ए, बी और फिर से कहाँ पे? तो ये। ठीक है, तो इस चीज़ को लिखिए। पहले बनाने के लिए है कि बीच में पोजीशन क्या था इसका? 0 था, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा। इसको पहले यहाँ खींच के यहाँ लाए हैं, ए पे खींच के लाए हैं, तभी इसके अंदर में क्या आया? गति आएगा। और यहाँ पे छोड़े हैं तो यहाँ से कहाँ गया? बी पे गया। फिर ओ होते हुए कहाँ जाएगा? तो ए को गया। यानी कि ए से बी जाना, बी से फिर ए जाना, ए से बी जाना और बी से फिर कहाँ जाना? तो ए जाना। यानी कि इसका एक ऑसिलेशन क्या हो गया? तो कंप्लीट हो गया। इसमें कोई डाउट है क्या? जो इसमें कोई डाउट है? एक आवृत्ति पूरा हुआ। ए से बी जाना और बी से कहाँ जाना? तो ए। हमेशा लोलक बीच में लटका हुआ होता है, पर खींचना पड़ेगा आपको। खींच करके छोड़िएगा तो ए पे आएगा। ए से छोड़ेंगे कहाँ जाएगा? बी पे। और बी से फिर कहाँ जाएगा? तो ए पे। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि एक आवृत्ति जो है क्या हो गया? तो पूरा हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें। नहीं, टाइम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। निष्क्रिय अवस्था में तो मूव ही नहीं करेगा, हम बस खींच रहे हैं, खींच के यहाँ लाए हैं। ठीक है, तो निष्क्रिय अवस्था में अगर बात की है, ये कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं ऑसिलेशन का लेना देना। या फिर आप यहीं पकड़े हुए रहिए, छोड़ दीजिए, आप इसको भूल जाइए। इसको यहाँ पकड़े हुए रहिए, छोड़िएगा तो बी पे जाएगा, बी के बाद फिर से कहाँ जाएगा? तो ए पे जाएगा। यानी कि एक ऑसिलेशन क्या हो गया? तो पूरा हो गया। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें कि गोलक का ए से बी तक जाना, मूवमेंट ऑफ बॉब फ्रॉम ए टू बी, मूवमेंट ऑफ बॉब फ्रॉम ए टू बी, देन अगेन टू ए, देन अगेन टू ए। लिखेंगे इसमें गोलक का ए से बी जाना और फिर बी से ए जाना, बी से ए जाना एक आवृत्ति कहता है। यानी कि एक दोलन पूरा हुआ। ये क्या हुआ? तो इसको हम लोग बोलते हैं वन ऑसिलेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वन ऑसिलेशन। और हिंदी में बोलते हैं वन दोलन। एक दोलन पूरा हो जाता है कब? ये पोजीशन क्या था? ए था। ए क्या था आपका? बी था। यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया। यानी कि एक दोलन क्या हो गया? पूरा हो गया। क्लियर है? एक ऑसिलेशन क्या हो गया? पूरा हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वन ऑसिलेशन का कंप्लीट होना। ऑसिलेशन में किसी को कोई डाउट होगा कि दोलन में एक दोलन किसे कहते हैं? इसमें से किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, तो फिर हम अगले चीज़ों के ऊपर चलेंगे। एक दोलन, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब एक चीज़ और आता है, एक चीज़ है टाइम पीरियड। क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड लिखेंगे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड लिखिएगा। इसको आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। आवर्तकाल, आवर्तकाल। टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं?
आवर्तकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। किसी को पता है कि आवर्तकाल किसे कहते हैं? क्या? यानी कि एक ऑसिलेशन में जितना समय लगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो टाइम पीरियड बोलते हैं। समझ में आया? यानी कि यहाँ से यहाँ जाना और फिर यहाँ से यहाँ जाना में लग गया 1 सेकेंड। 1 सेकेंड हमारा क्या है? टाइम पीरियड है। 1 सेकेंड हमारा क्या है? तो आवर्तकाल है। कोई दिक्कत नहीं है। आवर्तकाल पे बहुत सारा क्वेश्चन से पूछा गया है। एक ऑसिलेशन में लगने वाला समय को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। और एक दोलन क्या कहते हैं? समझ में आ ही गया? ए से बी और फिर बी से ए, तो दोनों चीज़ क्या हो गया? आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे कि सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। सरल लोलक एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का क्या कहते हैं? तो हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। द टाइम टेकन by the pendulum, the time taken by the pendulum to complete one oscillation is called its time period. The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called its time period. उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसका टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल ये जो ऑसिलेटरी मोशन है इसको हम लोग 2-3 नाम से जानते हैं। एक ऑसिलेटरी मोशन, दूसरा टू एंड फ्रो मोशन, और एक क्या है? तो पीरियोडिक मोशन। सब क्या है? तो बात बराबर ही है। अब आप बताइएगा कि जो हम कल एग्जांपल बतलाए थे पीरियोडिक मोशन का, क्या क्या एग्जांपल बतलाए थे आप? वाइट शर्ट। हाँ, मोशन का क्या क्या कल उदाहरण बतलाए थे? वो एक उदाहरण ही पूछता है, तो जिससे पूछा गया रोलिंग ऑफ बॉल। देख करके तो नहीं बताना भाई, ऊपर देख कर बोलना है। खड़ा होइए, बतलाइए किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं कि बस इतना ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और बस 6 क्लास में लिखा हुआ है, आगे कहीं एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है। मोशन चैप्टर 3 जगह है, क्लास 6, 7 और 9th में। तो एग्जाम्पल सब दे दिया है कहाँ पे? 6 में। कॉन्सेप्ट देगा 7th में और 9th में। आप उसका मूवमेंट, हाँ एक, हाँ 2 एग्जाम्पल। और आप पेंडुलम 3 हो गया, और स्ट्रिंग ऑफ गिटार, और झूला, और झूला का जो होता है सो, और जो ड्रम का जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो थाप देते हैं वो भी किसका एग्जाम्पल है? तो एक लड़का जो था वो जो जब एब्सेंट हो गया, वो जो हम बताए थे कि जो मुंबई में जो सिंगिंग रोड जो है वो बना है, उसमें भी क्या होता होगा? तो पीरियोडिक मोशन ही होता होगा। बैठिए, नहीं आपको नहीं बोले। क्या स्थिति है आपका? इस पर एग्जाम देना है या नहीं देना है? तो फिर क्लास करने का मतलब जब देना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, तो और जगह टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लास 6 का चीज़ों को, 7 का चीज़ को बतलाया जा रहा है आफ्टर ग्रेजुएशन और ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। बैठिए। तो अब ये क्लियर है व्हाट इज ऑसिलेशन, व्हाट इज तो टाइम पीरियड, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए समय को ही हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो समय को मापने के लिए शुरुआती समय में क्या रहा होगा? यहाँ पे सैंड को भर दिया गया, सैंड धीरे धीरे गिर रहा है, एक टाइम पूरा हो जाता होगा, फिर उलटता होगा, लोग फिर से गिर रहा है, ऐसे करके लोग टाइम मेजर करते होंगे शुरुआत में कुछ भी तरीके से। ऐसे क्या होता है? तो
टाइम मेजर नहीं मानिएगा, क्या है? बुक। तो छोड़िए ना, समझिए ना, चीज़ें हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बुक को घर से पढ़ना है, यहाँ पर होने के बाद पढ़ने के लिए है, जो चीज़ लिखवाया जाए उसमें ध्यान देना है। तो टाइम मेजर करने का तरीका पहले क्या था, या तो सैंड से हम लोग मापेंगे, या हम जो एग्जांपल दिए थे कि दिन कैसे बीत रहा है, तो फ्रॉम वन सनराइज टू नेक्स्ट माह कैसे बीत रहा है। अरे भाई, तो बट आप मोबाइल में जब देखते होंगे तो सनराइज का टाइम तो चेंज करता है ना, आज 5:35 में, कल 5:30 में हो गया, फिर ठंडा के दिन में लेट। तो अच्छे से तो हम लोग माप नहीं पाते हैं उस समय, हल्का सा उसमें क्या रहता होगा, तो इधर रहता होगा। तो अभी जितनी जो घड़ियाँ जो देख रहे हैं, इसमें एक क्वाज टेक्नोलॉजी पे काम करता है। किस पे काम करता है? क्वाज टेक्नोलॉजी। अब यहीं पे लिख दिया गया एनसीईआरटी में कि जो क्वाज टेक्नोलॉजी है, यानी कि घड़ी के अंदर में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट रहता है, छोटा सा एक मोटर लगा हुआ रहता है, तभी तो घूम पाता है घड़ी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट वाली घड़ियाँ, जो भी घड़ी है, जैसे ये वाला डिजिटल का बात नहीं कर रहे हैं, ये घड़ी जो घूम रहा है ये क्या है, तो इसके अंदर में बैटरी लगा हुआ है। बैटरी लगा हुआ मतलब इसके अंदर में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट वाली घड़ियों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्वार्ट्ज बोलते हैं। तो क्वार्ट्ज घड़ी बनने से पहले ये सब जो घड़ियाँ थी, इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी था या इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी आया? क्वार्ट्ज में ज़्यादा आया। तो क्वार्ट्ज हम लोग जनरली देखते हैं, क्वार्ट्ज घड़ी का मतलब यही होता है कि वैसी घड़ियाँ जिसके अंदर में टाइम को बताने के लिए, सुई को घुमाने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट का प्रयोग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो क्वार्ट्ज क्लॉक कहते हैं। और उसका जो एक्यूरेसी है वो क्या होता है, पहले की घड़ियों से ज़्यादा होता है। सिंपल सी बात है। इससे ज़्यादा अच्छा किसका रहेगा? डिजिटल वाले का, ठीक है। तो एक कौन सा घड़ी है, एनालॉग, और ये कौन सा होता है, तो एक डिजिटल है। तो ज़्यादा एक्यूरेट कौन है? डिजिटल, देन एनालॉग, देन अर्लियर क्लॉक्स। तो इसको मेंशन करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि आजकल अधिकांश घड़ियों में आजकल अधिकांश घड़ियों में एक या दो सेलों वाले, सेल मतलब बैटरी, एक या दो सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। आजकल अधिकांश घड़ियों में एक या दो सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। ठीक है। क्लॉक हैविंग इलेक्ट्रिक सर्किट with one or more cells are called quartz clock. Clock having electric circuit with one or more cells are called quartz clock. मोर एक्यूरेट, ये क्या है, तो मोर एक्यूरेट है, ज़्यादा एक्यूरेट है। यानी कि आजकल अधिकांश घड़ियों में एक या दो सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक क्या होता है, तो यथार्थ होता है। क्लियर है। अब जो समय का जो मूल मात्रक है, हम पूछते समय किस में मापते हैं, हम लोग समय किस में मापते हैं? बहुत सारी चीज़ें मापते हैं, आवर में मापते हैं, माह में भी मापते हैं। वो भी तो समय ही माप हो रहा है, 30 दिन बीत गया, तो हम लोग किस में मापें? माह में मापें। लेकिन हमसे पूछा जाए कि समय का जो मूल मात्रक है, वो क्या है, समय का यूनिट क्या है, तो सेकेंड है। लिख लीजिएगा इसको कि समय का जो यूनिट है वो क्या है, तो सेकेंड है।
समय का यूनिट क्या है तो सेकेंड है। समय का जो यूनिट है वो सेकेंड है। अगर हम लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई मात्रक है, जब भी कोई यूनिट है, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है कि मेरा वज़न जो है वो 25 केजी है, एक इंसान बात कर रहा है कि मेरा वज़न 25 केजीज है, एक बोल रहा है कि अभी आपका वेट हम 1 आवर्स 30 मिनट्स 40 सेकेंड्स से कर रहे हैं। एक बोल रहा है कि अभी आपका वेट 1 आवर 30 मिनट 40 सेकेंड से कर रहे हैं। इसमें कुछ इंसान गलत बोल रहा है, कुछ सही बोल रहा है। यानी कि यूनिट जो होता है, मात्रक जो होता है, उसको लिखने का तरीका है कि वो हमेशा एक वचन में लिखाता है। किस में लिखाता है? एक वचन में, यानी कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखाता है। किस में लिखाता है? सिंगुलर फॉर्म में, यानी कि सेकेंड्स जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। 4 सेकेंड्स एस नहीं लगाना चाहिए। क्लियर है? तो मान के चलिए कि कोई आप न्यूमेरिकल को सॉल्व किए एग्जामिनेशन में, उसमें एस भी लगाया हुआ है। 40 सेकेंड्स, एक है 40 सेकेंड, ऑप्शन ए में 40 सेकेंड्स लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में क्या लिखा है? 40 सेकेंड। तो सही आंसर क्या होगा? क्योंकि क्लास 7 का एनसीईआरटी बतलाता है कि जो यूनिट होता है उसको हमेशा किस में लिखा जाता है? तो एक वचन में, यानी कि किस में लिखते हैं? तो सिंगुलर में। लिखेंगे आगे कि यूनिट आर रिटेन इन सिंगुलर, यूनिट आर रिटेन इन सिंगुलर, मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। मात्रकों के जो मात्रक है उसका प्रतीक को हम लोग किस में लिखते हैं? एक वचन में। यानी कि ये लिखा हुआ उदाहरण में ऐसे लिखिएगा, एग्जाम्पल 50 किलोमीटर, ये सही है। 50 किलोमीटर्स, ये क्या है? तो गलत है। ठीक है, ये गलत है, ऐसे करके लिख लेना है। अगर लेंथ हम लोग मापते हैं तो एक जगह 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो ये क्या है? सही है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये क्या है? तो आपका गलत है। क्लियर है? इसको लिख लीजिएगा। अब हम एक चीज़ और पूछते हैं आपसे। एक तीनों में से कौन सही कौन गलत है? एक कैपिटल के है, एक स्मॉल एम है। एक कैपिटल के है, कैपिटल एम है, किलोमीटर ही लिखा हुआ है सब, ये दोनों स्मॉल में है। तो सही कौन है? ये और या ये? ए, बी और सी। हमेशा क्या होगा? ये स्मॉल लेटर में लिखाएगा। क्लियर है? तो सेकंड पॉइंट ये लिख लीजिए। ऐसे लिख करके बस इसमें टिक कर दीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या है? इन स्मॉल लेटर्स। ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग बात किया जाए कि अगर 1 सेकेंड हम लोग बिना घड़ी देखे हुए ही बतलाना है, एक एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है कि बिना घड़ी देखे हुए आपको बतलाना है कि 1 सेकेंड कितना देर में होता है, तो जितना देर में आप 2010 बोलें, 2010 कुछ इस टाइप का, ये कितना देर में हम बोले हैं? तो करीब करीब 1 सेकेंड में बोले हैं। अब एक चीज़ और है कि जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है उसका हार्ट बीट होता है, तो 1 मिनट के अंदर में उसका हार्ट बीट कितने बार जो है, हार्ट कितने बार धड़कता है? तो 1 मिनट में कितने बार? 72 बार। तो इसको भी लिख लीजिएगा। द पल्स ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स इन ए मिनट। द पल्स ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी एडल्ट
द पल्स ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी एडल्ट at rest beats about 22 times in a minute. in a minute लिखेंगे। किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में, किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार स्पंदन करती है। 72 बार स्पंदन करती है। नाड़ी जो है हार्ट बीट कितने बार स्पंदन करती है? तो 72 बार धड़कती है। ठीक है। ये जो पेंडुलम घड़ी है इसका खोजकर्ता कौन है, जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, जिसमें लोलक है, जिसमें बॉब है, इसके जो सिंपल पेंडुलम के खोजकर्ता कौन है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पता है आप लोगों को? गैलीलियो हैं। तो इस घड़ी के बारे में कुछ हम लोग पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लिखेंगे गैलीलियो के बारे में थोड़ा सा। ठीक है। एक बार क्या हुआ कि गैलीलियो जो हैं वो बैठे हुए रहते हैं चर्च में। चर्च समझते हैं, गिरजाघर में बैठे हुए रहते हैं और वहाँ पे एक लैंप जो है वो टांगा हुआ रहता है। एक लैंप जो है वो टांगा हुआ रहता है। लैंप ऑब्वियस ये बात है कि हिलेगा, टांगा हुआ कहीं अगर है तो हिल रहा था। तो वो देखें और अपना जो हार्ट बीट है, मतलब जो नाड़ी है, इसको छुए हुए थे। तो देख रहे थे कि जितना बार में वो एक ऑसिलेशन करता है, यानी कि पोजीशन ए पे गया, फिर बी पे गया और फिर ए पे गया, वो हमेशा क्या है? तो फिक्स है। क्या है? हमेशा फिक्स है। यानी कि जो हम टाइम पीरियड को डिफाइन किए हैं कि एक टाइम पीरियड में, वन टाइम पीरियड में क्या होगा? एक ऑसिलेशन होता है। तो एक ऑसिलेशन करने में, एक ऑसिलेशन माने कि 1 सेकंड में होता होगा एक ऑसिलेशन। तो एक क्वेश्चन जो है अभी कि 1 मिनट में अगर 72 बार हमारा क्या होता है? धड़कता है, हार्ट बीट जो स्पंदन करता है, तो 1 सेकंड में कितना बार करेगा? ये नॉर्मल सा चीज़ है यार, इसमें क्या है? कितना बार करेगा 1 सेकंड में? इसमें क्या दिक्कत है? 1 मिनट में 72 बार, हाँ 6 से या 60 से, तो करीब करीब कितना बार हुआ? ठीक है, इतना बार जो भी चीज़ है। तो वो देखिए कि वो जो एक टाइम पीरियड जितना देर में हो रहा है उतना देर में अपना नापें, क्या नाड़ी जो है वो कितना बार धड़क रहा है। वो 1 घंटा तक करते रहे ऐसा सिमिलर, वो एकदम फिक्स आ रहा था टाइम। तो उससे वह एक बात बताएं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगर बॉब का ये जो लेंथ है, ये जो लंबाई है, एक दूसरा बॉब है, इसका वेट और इसका वेट, दोनों का वेट क्या है? सेम है। इसका लंबाई जो है वो कुछ ज़्यादा है, दिख ही रहा है ज़्यादा है, और एक दूसरा है सेम है, और वहीं पे क्या कर रहा है? तो दोलन कर रहा है। इसका लेंथ क्या है? तो बराबर है। इसका लेंथ क्या है? तो बराबर है इसका। तो ये देखें कि एक ही लेंथ वाला पेंडुलम दो है, एक ए पेंडुलम है, एक बी पेंडुलम है। तो 2-3 चीज़ सेम होता है। अगर लेंथ सेम है, नीचे का मास सेम है, तो इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो भी क्या आएगा? सेम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी जो है बीपीएससी के द्वारा लिया गया, टीआरई की एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम बॉब इज सेम देन क्या इसका सेम होगा? तो टाइम पीरियड जो है वो क्या होगा? सेम होगा। तो इसको लिख लीजिएगा आगे। गैलीलियो कहानी को नहीं लिखना है कि किसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क के साथ लिखिएगा। किसी दी गई लंबाई का लोलक, किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। मेंशन करेंगे कि ए पेंडुलम ऑफ ए गिवन लेंथ
takes always the same time to complete one oscillation. लिखेंगे कि a pendulum of a given length takes always the same time to complete one oscillation. अब ध्यान से समझिए इस बात को कि जब वो इंसान पेंडुलम क्लॉक बनाया तो कैसे बनाया। मान के चलिए कि अगर हम लोग देखें, मेरा जो हम लोग का जो घड़ी है उसमें हमेशा 5 मिनट एक सेम टाइम में होता है कि 5 मिनट 1:05 से लेकर के 1:10, वो जो 5 मिनट वो फिक्स होता है ना। ऐसा तो नहीं होता है कि अभी मेरा घड़ी का 5 मिनट का समय अलग है, अगला 5 मिनट जल्दी बीत गया, उसका अगला 5 मिनट और जल्दी बीत गया, ऐसा तो नहीं होता, हमेशा फिक्स होता है। तो अगर एक पेंडुलम है उसका लेंथ अगर फिक्स है तो जब भी वो एक ऑसिलेशन एक दोलन करेगा तो हमेशा फिक्स टाइम में करेगा। तभी तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, घड़ी में। यानी कि एक जो टाइम है उसको क्या हमेशा किए हुए है तो फिक्स, यानी कि एक यहाँ तक जाना और यहाँ तक जाना अगर 1 सेकेंड में हो रहा है तो हमेशा वो कितना सेकंड में हो रहा है तो 1 ही सेकंड में हो रहा है। और यही बात से एक घड़ी बना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं तो पेंडुलम क्लॉक जो है वो बोलते हैं। और इसका ऑब्जर्वेशन किसी द्वारा किया गया था तो गैलीलियो के द्वारा। तो ये बात समझ में आ रहा है क्या आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हमेशा सेम होता है और इसी ऑब्जर्वेशन के दम पे एक क्लॉक बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं तो पेंडुलम क्लॉक। तो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द पेंडुलम क्लॉक जो है क्लियर हो गया आपको? क्लियर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसको आपको ध्यान में रखने के लिए है। अब फिर से कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको बताना है कि एक तो होता है सेकेंड। हम लोग के अनुसार सेकेंड सबसे छोटा क्या है तो समय पीरियड है। 1 सेकंड से छोटा हम लोग जो है जनरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। बट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 माइक्रो सेकेंड में कितना सेकंड होता है। इन 1 माइक्रो सेकेंड, अगर 1 माइक्रो सेकेंड के बारे में बात किया जाए तो वह 1 सेकेंड के कंपेरिजन में कितना छोटा है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि लगातार पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा। पता है क्या 1 नैनो सेकेंड कितना छोटा होता है? तो लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 1 माइक्रो सेकेंड इज 1 मिलियंथ ऑफ ए सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड इज 1 मिलियंथ ऑफ ए सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड सेकेंड का 10 लाखवां भाग होता है। कितना भाग होता है? 10 लाखवां भाग होता है। मतलब कि 1 सेकेंड को 10 लाख से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको? क्या मिलेगा? अरे क्या मिलेगा? 1 माइक्रो सेकेंड मिलेगा, ठीक है। 1 सेकेंड को 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो 1/10 लाख, ये क्या देगा हमको? 1 माइक्रो सेकेंड देगा, ठीक है। 1 नैनो सेकेंड क्या होता है? 1 सेकेंड का 1 अरबवां भाग होता है। क्या होता है? 1 अरबवां भाग होता है। दोनों क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। 1 नैनो सेकेंड इज 1 बिलियंथ ऑफ ए सेकेंड, यानी कि 1 बिलियन से, यानी कि 1 अरब से 1 सेकेंड को 1 अरब से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा? 1 नैनो सेकेंड, ठीक है। 1 नैनो सेकेंड, ठीक है। क्लियर है? अभी इसी क्लास में एक बात बताया गया कि स्पीड, देखिए स्पीड हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन एंड टाइम। मोशन यानी कि डिस्टेंस, चेंजिंग द पोजीशन इज व्हाट? डिस्टेंस है। डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो हमेशा क्या आएगा हमारा? व्हाट इज? तो स्पीड आएगा। तो एक स्पीड का कंपेरिजन बताया गया है 2 चीज़ों के बीच में, और हर एक चीज़ को आपको फोकस करना है। जो चीज़ें बतला रहे हैं एनसीईआरटी में इतना ही पढ़ना है, यही पढ़ना है, इसी से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। पहला चीज़ है कि हम लोग एक रॉकेट का स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं, और दूसरा जो है किसका है तो टर्टवाइज का। टर्टवाइज का मतलब क्या होता है? कछुआ। अगर एक रॉकेट एक सैटेलाइट को प्रक्षेपित करने के लिए जाता है कहाँ? स्पेस में, तो उसका जो स्पीड है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल हम आपको देंगे, वो
जनरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास होता है। उस रॉकेट का स्पीड कितना होता है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में जो रॉकेट है यानी कि 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में एक कितना डिस्टेंस कवर करता है? तो 8 किलोमीटर जनरली। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम इससे नहीं होगा। कछुआ का स्पीड कितना होता होगा? 8 मीटर। 8 मीटर चल लेगा वो? इतना पागल कछुआ है जो मार रहा है क्या? या कुत्ता पीछे दौड़ रहा है? कितना स्पीड में भागेगा? नहीं भागेगा इतना स्पीड में। वो कितना है? वो 8 सेंटीमीटर चलेगा। 8 सेंटीमीटर। कछुआ का स्पीड कितना होता है? 8 सेंटीमीटर। फिर तुरंत बतलाइए हमको कि हाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ, नापे होंगे तभी ना लिखे हैं हम। 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। या हो सकता है कि वो रुक भी जाए, जैसे यहाँ पे सब लोग हैं बैठे हुए, तो अधिकतर लोगों का क्या होगा कि भाई जो पढ़ाया गया वो जाकर पढ़ें, जाकर कॉपी फेंक के सो जा रहे हैं। तो नहीं तो बोल सकते हैं कि सब कोई पढ़ता ही होगा, हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर पढ़े तो अच्छा कंडीशन क्या है कि जो पढ़ाई हुआ उसको जाकर पढ़ने के लिए है। हम अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपसे पूछ रहे हैं कि कछुआ का स्पीड नहीं, रॉकेट का स्पीड कछुआ से स्पीड से कितना ज़्यादा है? कितना गुना ज़्यादा है? निकालिए। कॉपी में निकलेगा, मुंह देखने से नहीं निकलेगा। 8 किलोमीटर पर सेकेंड किसका स्पीड है? रॉकेट का। 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड किसका स्पीड है? कछुआ का। तो जो रॉकेट का स्पीड है वो कछुआ का स्पीड से कितना टाइम से ज़्यादा है? ये आप जो इतना छोटा कॉपी में लिख रहे हैं, घर से मना किया गया है क्या पेज बर्बाद करने के लिए? गुड इन्वेस्टमेंट है एक अच्छा कॉपी में एक अच्छा नोट्स बनाना। बताइए। ये बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन। हुआ यार, आप उसका क्या देख रहे हैं? 8 क्लास 7 क्लास पास नहीं किए हैं क्या? हाँ, तो बोलना है ना कैसे कैसे निकालना है। 8 किलोमीटर को हमको पहले किस में चेंज करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में ना भाई। तो 8 किलोमीटर को चेंज करने के लिए सेंटीमीटर में क्या करेंगे? पहले मीटर में बदलेंगे। मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से गुना करते हैं। इसके बाद मीटर को चेंज करने के लिए क्या करते हैं? सेंटीमीटर में 100 से गुना करते हैं। स्पीड कितना था? 8 था। 8 से 8 गया, एक पे कितना जीरो? 5 जीरो। एक पे जब 5 जीरो होता है तो क्या होता है? आप लोग क्या बता रहे थे? आप अरे हाँ नहीं, अब बतला क्या रहे थे पूछा जाए आपसे। आप लोग कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई ज़बरदस्ती बीपीएससी करवा रहा है मन से? तो भी स्थिति कैसे है? ये गुना भाग नहीं बुझा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि पापा थप्पड़ मार के भेजते हैं कि जाओ पढ़वे करो। जब मनुष्य स्थिति खुद से है तो इंटरेस्ट रहना चाहिए। ये समझ में आ गया बात? चलिए, अब हम लोग इसके पहले एक फॉर्मूला देखे थे। कौन सा फॉर्मूला देखे थे? कि स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस अगर हमको निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूला से? क्या करेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लिख लीजिएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। चली गई दूरी बराबर चाल गुने समय। चली गई दूरी इज इक्वल टू चाल गुने समय। तो समय क्या होगा? समय डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला है नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप बाइक से जा रहे हैं और
आप बोल रहे हैं, जिससे पूछा जाए वही हाथ खड़ा करके बतलाएगा। वो आपके पीछे कोई बैठा हुआ है या कोई बैठी हुई है, तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपका बाइक जो जा रहा है, तो जो यंत्र बतला रहा है कि आपका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, उस यंत्र को क्या बोलते हैं? हाथ खड़ा करके बताना है। उस यंत्र, कोई यंत्र ही है ना जो बता रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, फिर वो चिल्ला रही है पीछे से, नहीं नहीं नहीं, इससे ज़्यादा स्पीड करेगा चक्कर आ रहा है हमको, स्पीड कम करो। तो किस मशीन को देख रही है? उस मशीन का नाम क्या है? ये तो बहुत गलत तरीका है ना, हाथ खड़ा करने के लिए बोला गया था ना कि बोलने के लिए बोला गया था। कितना? वो क्या है तो आपका स्पीडोमीटर। ठीक है। अब वो जो पीछे वाली लड़की बैठी हुई है वो बोल रही है कि हमको आईफोन चाहिए, इस बाइक को तुम बेच दो। तो वो आया बेचने के लिए। आपका क्या नाम है जी? हेलो, आपका नाम? हाँ, प्रकाश को बेचने आया कि ना मेरा बाइक खरीद लो। तो ये बंदा पूछेगा कि तुम्हारा बाइक कितना किलोमीटर चला हुआ है, तो भी दिखलाता है ना। वो कौन सा मशीन होता है? समझ में आया? तो बतलाने का मेन चीज़ यही है कि स्पीडोमीटर ओडोमीटर पे मल्टीपल टाइम्स जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। स्पीडोमीटर क्या बतलाता है? स्पीड एट द इंस्टेंट। जैसे पे जान निकले, बाप रे बाप इतना स्पीड नहीं, हम गिर जाएंगे, या बिहार में आगे मैया, कुछ टाइप का ही बात। और जब बेचने जाएं तो बोलता है कि पागल वागल है क्या, तुम्हारा गाड़ी 12,000 किलोमीटर चला हुआ है, हम नहीं खरीदेंगे। तो वो कौन सा मशीन देख करके हम लोग बोलते हैं? तो ओडोमीटर। तो डिफरेंस समझ में आ गया? व्हाट इज स्पीडोमीटर, व्हाट इज ओडोमीटर? लिखिए, लिखेंगे स्पीडोमीटर, लिखिएगा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर इज ए मीटर, speedometer is a meter which tells about किलोमीटर पर आवर। वो क्या बताता है? स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। वो मीटर पर सेकंड में नहीं बतलाता है, कितना में बतलाता है? हमेशा किलोमीटर पर आवर। तो लिखेंगे स्पीडोमीटर इज ए मीटर विच टेल्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है। लिखेंगे हिंदी में कि किलोमीटर पर आवर बताने वाला डैशबोर्ड को, किलोमीटर पर आवर बताने वाला डैशबोर्ड को चाल मापी कहते हैं। चाल मापी यानी कि स्पीडोमीटर। क्या कहते हैं उसको? चाल मापी कहते हैं, दैट इज स्पीडोमीटर। ठीक है, क्लियर है? अब दूसरा है ओडोमीटर, जिसको हम लोग पथ मापी कहते हैं। हिंदी में कितना अच्छा है, बता दे रहा है पथ मापी। पथ मतलब रास्ता, लिखेंगे पथ मापी। लिखिएगा कि एक अन्य मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, एक अन्य मीटर जो वाहन द्वारा दूरी को मापता है, एक मीटर जो कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पथ मापी यानी कि ओडोमीटर। पथ मापी यानी कि ओडोमीटर। ठीक है, लिखेंगे इसमें कि मीटर दैट मेजर्स डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल इज कॉल्ड ओडोमीटर, इज कॉल्ड ओडोमीटर, इज कॉल्ड ओडोमीटर। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको बताने के लिए है, अपना अपना बनाना है। किसी चीज़ का स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आप PYQ देखिएगा, इसको हमको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो अब बकाना नहीं है, बना करके हाथ खड़ा करने के लिए है। कन्वर्ट कीजिए मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को इसमें कन्वर्ट करने के लिए है मीटर पर सेकंड में। तीन 320 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना। हो गया? ठीक है, बैठिए आराम से।
एक का हुआ है अभी तक। सिर्फ हाथ खड़ा करना है, आंसर नहीं बताना है, ठीक है। 3 लोगों का। चार। लास्ट 20 सेकेंड और इसके बाद टाइम अप हो जाएगा। 320 किलोमीटर पर आवर को इसमें चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। टाइम अप। किनका हुआ खड़ा होइए, जिनका हो गया आंसर बना खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए भाई। खड़ा होने में क्या प्रॉब्लम है, जिसको बना, बस इतना ही लोग। मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने में बस इतने ही लोगों को आता है। तो आप लोग घास छीलने का काम करते हैं क्या? ये कितना आसान सा क्वेश्चन है कि 320 किलोमीटर पर आवर को कितना आंसर है आप लोगों का? आपका आंसर 100 मीटर पर सेकंड। आपका जी 800/9 मीटर पर सेकंड। आपका हाँ 1152। आपका भी 1152 और 1152 है। 1152 आपका। हेलो, आप सबसे पहले बोले थे। नहीं बना, बन के भी नहीं बना, किस्मत। बैठिए। इतना आंसर में वेरिएशन क्यों है? कैसे निकलेगा ये? वो शॉर्टकट नहीं बताना, वो तो बाद में हम बताएंगे ना, वो मेरा काम है। प्रोसेस सीखिए पहले। 3200 है क्या किलोमीटर, नीचे में क्या है आवर, हाँ सॉरी 320 है, और क्या है तो किलोमीटर है आवर है। चेंज किस में करना है? मीटर पर सेकंड में। कैसे आप लोग पास कर रहे हैं? सब बिहार बोर्ड के हैं क्या जी? कुंजका वाला। 320 हो गया। किलोमीटर को किस में चेंज करना है हमको? मीटर में। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? पहले उसको मिनट में चेंज करते हैं। एक आवर में कितना मिनट? 60 मिनट। और एक मिनट में कितना सेकेंड? तो ये प्रोसेस से निकलेगा मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे अगर बात किया जाए, ऐसे गया 25 32 इंटू 25/9। तो एग्जैक्ट आंसर कैसे आ रहा है? 1152। 800/9, ठीक है 800/9 बोले हैं। तो आपका भी तो शायद 1152 आंसर आ रहा था ना? 800/9 ये सही है। बाकी ये सब किसका कैसे आंसर आ रहा है भाई? 1152 और 100 मीटर पर सेकेंड। बहुत गंदा और घटिया स्थिति है ये भी चीज़ करने नहीं आ रहा है तो ठीक है। समझ में आ गया कैसे होता है? समझ में आया? नहीं आया? किलोमीटर को किस में चेंज किए? मीटर में। क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आवर को किस में चेंज किए? सेकंड में। क्या करेंगे? पहले मिनट में चेंज करेंगे 60 मिनट, फिर 60 मिनट किस में चेंज करेंगे तो सेकंड में। फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 60 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगर 24 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दीजिए। 24 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में जो है चेंज कर दीजिए। हाँ भाई मीटर पर सेकेंड ही आता है। 24 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। इसमें चेंज करने के लिए है किलोमीटर
पर आवर में हो गया, ठीक है। 30 सेकंड का और टाइम है, जल्दी कीजिए। चलिए, जो जिनका हुआ खड़ा हो जाइए। आंसर कितना आया? क्या आप बोलिए? 432/5 मीटर पर सेकेंड। आपका बगल में? हाँ हाँ, किलोमीटर पर सेकेंड नहीं, आवर। हाँ, आपका सेम। आपका आपका बैठिए, ठीक है। और आप लोग का यही, और बाकी लोगों का नहीं बन रहा है। 24 मीटर है, नीचे में क्या है तो सेकेंड है। मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? 1000 से गुना होगा, 1000 से भागा होगा। तो 1000 कहाँ लिखेंगे? सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 से गुना करना पड़ेगा कि 60 से भागा देना पड़ेगा? आपको नहीं पता है क्या? सेकेंड से मिनट में चेंज करने के लिए गुना करना पड़ता है, भागा देना पड़ता है। तो भागा नीचे देंगे तो ऊपर चला जाता है ना, तो ऊपर में एक क्या है 60 आया। मिनट को फिर से सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से 60 से भागा देना पड़ेगा, नीचे ही होगा, ये ऊपर चला गया। यानी कि यही चीज़ है। तो अब हम लोग करते हैं, इससे इससे काटें, इससे इससे काटें, ठीक है। क्या हो गया? 24 × 6 × 6/10, तो 432/5। तो देखिए, ये सिनेरियो यही है, यही कंपटीशन है आज के समय का। इतना नॉर्मल सा चीज़ इतना बड़ा क्लास में 4-5 ही लोग कर पा रहे हैं बतलाने के बाद भी। मतलब कि ये स्थिति है कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करने नहीं आ रहा है, सेकेंड को आवर में चेंज करने नहीं आ रहा है। और फिर बोलने के लिए कि घर से मौका नहीं मिला, अवस्था नहीं मिला, टीचर खराब मिला, ये चीज़ मिला, वो चीज़ मिला, फालतू बात। अब यहाँ पे दो चीज़ देखा जाए कि किलोमीटर पर आवर को इसमें चेंज करना था मीटर पर सेकेंड में। अब देखते हैं कि हम लोग प्रोसेस यही किए हैं। 1000 से ऊपर में क्या किए थे? गुना, और नीचे 60 से गुना, गुना ही है, मतलब नीचे मतलब कि डिवाइड में। तो अगर इसी को निकाल दिया जाए तो ऊपर में क्या लिखेंगे? 1000 लिखेंगे, नीचे में क्या लिखेंगे? 60 × 60 लिखेंगे। यानी कि 2 0 से 2 0 कट गया, 2 5 10, तो ये 6, यानी कि 5/18। अब यहीं से शॉर्टकट निकलता है घटिया सा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? 5/18 से गुना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 320 को 5/18 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। जो आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा तो मीटर पर सेकंड में। अगला जो चीज़ है कि यहाँ पे वो क्या था? 5/18 था। यहाँ पे क्या निकाल लेंगे हम लोग बाहर? यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को बाहर निकाल लेंगे, 60 × 60/1000। तो 60 × 60/1000 ये क्या है? ठीक है, 6×6 = 36, 18/5 से अगर गुना कर दीजिएगा तो मीटर पर सेकंड किस में चेंज हो जाएगा? तो किलोमीटर पर आवर में। अब शॉर्टकट जो है, यही शॉर्टकट है जो सब जगह चिल्ला चिल्ला के सब बतलाते रहता है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है?
18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, गुना। और उल्टा अगर कर देंगे, किलोमीटर पर आवर में कुछ दिया हुआ है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। यही है। कैसे आता है, समझ में आ गया? यही है भाई। क्लास 7 का अगर अच्छा बच्चा आपके घर में है, उससे भी पूछिएगा तो आपको सिखा देगा किलोमीटर पर आवर को कैसे मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, मीटर पर सेकंड को कैसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं। तो ये था मोशन। क्लास 7 में इतना ही पढ़ना था। क्लास 6 में जो पढ़ाया गया वो कल था। क्लास 7 में जितना पढ़ाया गया वो इतना ही है, इतना ही सीखना है उस चैप्टर से। कल जो है वो क्या हम लोग पढ़ाएंगे, क्लास 9th में, यानी कि मोशन चैप्टर 6 से लेकर 10 तक में कहाँ कहाँ है, 3 जगह है, एक क्लास 6 में, एक क्लास 7 में और एक कहाँ पे, क्लास 9th में। तो कल जो है जब भी क्लास होगा 9th क्लास का जो हम लोग क्या कर लेंगे, तो कंप्लीट कर लेंगे शुरू से लास्ट तक। 6 और 7 में जो भी डाउट है पूछिए, नहीं तो हम भी पूछेंगे अभी 10 मिनट। इसके बाद एक क्वेश्चन देंगे फिर से। कल और आज में कोई डाउट है, 6 और 7 समझ में आएगा तभी क्लास 9 समझ में आएगा। तो ऐसे करके मोशन हमारा क्या हो जाएगा, पहला चैप्टर ऑफ साइंस कंप्लीट हो जाएगा, मोशन कंप्लीट। क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आराम से, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो हम थ्योरी में पूछ रहे हैं, क्वेश्चन टोटल डिस्कस करेंगे। हमेशा लेंथ पे, मतलब एक बॉब है, बॉब एक फिक्स चीज़ है, बॉब गोलक फिक्स है, 5 किलो का क्या है आपका बॉब है। उसमें अगर 5 मीटर का एक स्ट्रिंग से उसको बांध दिया गया है, जब तक उसका स्ट्रिंग का लंबाई 5 मीटर ही रहेगा तब तक ये बॉब हमेशा एक ऑसिलेशन उतना ही टाइम पीरियड में करेगा। जिस समय आप 5 से 4 कर दिए या 5 से 6 कर दिए तो उसका जो ऑसिलेशन होने का जो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो चेंज कर जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, बहुत टेक्निकल चीज़ है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता है PYQ में। तो वही चीज़ें हैं कि 6, 7, 9th NCERT को दरकिनार कर करके लूसेंट, क्राउन जैसे बुक को पढ़ने वाले लोगों के साथ में क्या होता है। ठीक है, हम डाउट पूछने के लिए बोले हैं तो फिर हम पूछना शुरू कर देंगे। साइंस का सेपरेट कॉपी बनाने के लिए बोले थे, कहे थे कि दोबारा ज़िंदगी में कभी साइंस मत पढ़िएगा, जनरल साइंस। इस बार ख़त्म तो ख़त्म, बाकी फिर आपका किस्मत कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। नहीं भी होता है फिर भी यही नोट्स पढ़ना है, होता भी है तो बहुत अच्छा, किसी को दे दीजिएगा तो इसको पढ़ लो, हो जाएगा सिलेक्शन। चलिए अब कॉपी बंद कीजिए, अब हम पूछते हैं। बंद कीजिए कॉपी। कल कौन कौन आए थे वो फिर से खड़ा हो जाइएगा, जो कल आए थे। और एक दिन आने, एक दिन नहीं आने वालों का कुछ होने जाने वाला है नहीं। हाँ, ये सब आप लोग आए थे। बताइएगा, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं फिर आंसर देना है कि जो मीट्रिक सिस्टम था, मीट्रिक सिस्टम वो कौन देश लाया था, किसी किसको पता है? अरे भाई हम जो बोले वो, जब पूछा जाए कि पता है कि नहीं पता, हाथ खड़ा कीजिए तो बोलना है। कितना, कब लाया था? 1790 में, सही है। अगर हम लोग बात करें कि गज किसे बोलते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, गज को यार्ड बोलते हैं इंग्लिश में। तो गज होता क्या है? अगर एक गज कपड़ा हमको चाहिए तो माने कि हम, मेरा टीचिंग कैरियर ख़त्म हो गया, हम कपड़ा दुकान खोल लिए, हमसे कोई एक गज मांगने आया क्या कपड़ा, तो हम कितना कपड़ा उसको देंगे? कितना से कहाँ तक? ठीक है, अच्छा ठीक है, ये गज हो गया। फुट क्या होता है? व्हाट इज फुट? फीट एंड फुट एक ही होता है, अलग अलग होता है? फुट क्या होता है?
रोमन्स जो हैं वो उनका मेजरिंग चीज़ क्या था, वो कैसे नापते थे चीज़ों को? रोमन्स नहीं से मापते थे। हाँ, पैर से कैसे? कदम से नापते थे, ठीक है, चलिए सही है। बतलाने के लिए है सर्कुलर मोशंस का 4 एग्जाम्पल। सर्कुलर मोशन का 4 एग्जाम्पल क्या है? बोलिए बोलिए, आप बोलिए। सर्कुलर मोशन 4 जगह कहाँ कहाँ देखे हैं? हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा साइकिल का पहिया। लट्टू जो घूमता है वो सर्कुलर मोशन में घूमता है कि रोटेशनल मोशन में घूमता है? जाट व्हील। और इसके अलावा पत्थर का घुमाना, उसको क्या बोलते हैं? तो यही यही क्वेश्चन बार पूछता है कि अगर एक पत्थर को हम लोग क्या करते हैं, धागा में बांध के घुमाते हैं, तो क्यों घूमते रहता है, क्या काम करता है यहाँ पे? तो क्यों घूमते रहता है वो बाहर? जैसे कि धरती है, उसको तो कोई धागा से नहीं बांधे हुए हैं, तो वो घूमते घूमते बाहर क्यों नहीं चला जा रहा है? धरती अपने कच्छ पे ही क्यों लगातार कई सालों से घूम रहा है? ग्रेविटी। किसका ग्रेविटी? वो उसको तरफ खींचता है। बहुत अच्छा, यही चीज़। हाँ, यहाँ पर डिस्कशन सही है। जैसे मान के चले कि ये क्या है, आपका सन है, और अर्थ जब से अर्थ बना है, यानी कि जिस समय दादाजी थे उसी समय इसी पाथ में घूम रहा था, मेरे समय में भी इसी पाथ में घूम रहा है, आगे भी इसी पाथ में घूमेगा। कौन घूमेगा? तो अर्थ घूमेगा। तो क्यों इसी में घूम रहा है? वो कभी इधर ऐसे क्यों नहीं घूम रहा है, या ऐसे यहाँ पे घूमना क्यों नहीं शुरू कर दिया? क्यों अर्थ जो है अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता है? हम अगर एक छोटा सा स्टोन को घुमाते हैं हाथ से, तो एक धागा बांधना पड़ता है, तब जाकर के वो एक ही जगह पे घूमते रहता है। धागा छोड़ते हैं तो उड़ के कहीं और चला जाता है, आपका मुंह पे जाकर लग जाता है। लेकिन अर्थ के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन बीपीएससी एग्जामिनेशन 2 टाइम्स। क्या रीजन है कि अर्थ जो है घूमते घूमते बाहर क्यों नहीं फेंका जा रहा है? आप ही को अगर बोला जाए कि ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूमिए, फिर तो रुक जाओ, तो गिर जाइएगा, नहीं रुक जाता है। बोलते घुमाड़ी दे दिया, घूम गए, मन घूम रहा है। कितना लोग वोमिटिंग कर देता है, बहुत देर से घूम रहे थे, होता है कि नहीं? तो अर्थ के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? नहीं पता? इसको कल पता, हमको बताना है। बैठिए। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? बाह्य बल, जैसे कि इसमें दो, एक बल लग रहा होगा, अर्थ है तो एक बल अंदर की तरफ लग रहा होगा, तो दो, एक फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर की तरफ लगता है कि बाहर की तरफ लगता है? हाँ हाँ, अंदर की तरफ। यही रटने का यही चीज होता है ना, बोल रहे हैं बाह्य बल, बाह्य मतलब बाहर, यानी कि ये बाहर की तरफ लगेगा, तो अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो एक व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आधार पे हमारे घर में जो वॉशिंग मशीन है उसमें कपड़ा धुलाता है। ये सब तो रटा हुआ है, बट चीज़ों को हम लोग समझेंगे। बैठिए। अब एक क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है आपसे कि अगर हम लोगों का डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे, ये क्लास 7 में ही बता दिया गया था। तो यहाँ डिस्टेंस है, ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा? ए है ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए। साइंस स्ट्रीम से किनका किनका 11-12 हुआ है? जिसका नहीं हुआ वो सोच रहा होगा कि मतलब हम तो पढ़ भी नहीं किए हैं, पर लेकिन है क्लास 7 का चीज़, तो ऐसा कुछ है नहीं। बट जिसका हुआ है वो नहीं बता पा रहा, तो बहुत गंदा कंडीशन में है। हाँ, ये वाला क्यों? ये कारण बताइए क्यों ऐसा होता है? हम्म
बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए हैं। लिखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए लाइन ग्राफ। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो क्या होता है? दूरी समय ग्राफ सामान्यतः रेखा ग्राफ द्वारा निरूपित होता है। दूरी समय का जो ग्राफ है वो हमेशा कैसा होता है? रेखा ग्राफ द्वारा निरूपित होता है। रेखा ग्राफ द्वारा क्या होता है? तो निरूपित होता है। कैसे होता है? ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है आपका? वाई एक्सिस। टाइम को जनरली किस पे शो किया जाता है? एक्स एक्सिस पे। डिस्टेंस को हम लोग किस में शो करते हैं? वाई एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ पे टाइम पीरियड है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ठीक है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा अब कैसे ग्राफ बनता है। एक बहुत आसान तरीके से आपको बतलाया जा रहा है। मान के चलें कि सॉरी इसको मिनट मान लीजिए, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट। घर से यहाँ आने में, कोचिंग आने में कितना समय लगता है आपको? कोई एक आदमी बताया कितना समय लगता है? 45 मिनट, यानी कि 50 तक लेके जाते हैं इसको। कितना? ठीक है, 45 मिनट लग रहा है, 50। तो पहला 10 मिनट में मान के चलिए कि ये जो लड़की है पहला 10 मिनट में 500 मीटर चलती है। कहाँ चलती है? तो 10 मिनट कितना चली? ठीक है। अगला 20 मिनट में पता चला कि ये कितना चली? थक गई। क्या हो गई? थक गई। तो 500 मीटर नहीं चल रही है, सिर्फ 300 मीटर एक्स्ट्रा चली है, यानी कहाँ पहुँची? तो 800 मीटर ही चल पाई, थक गई थी। तो ये हो गया 800 मीटर। फिर अगला 30 मिनट में फिर से क्या करें? लेट होगा, कोचिंग में लेट हो जाएगा। तो फिर से क्या की? तो स्पीड बढ़ाई। तो इस बार जो है 1400 मीटर चली, यानी कि 600 मीटर चली। 800 से 1400 के बीच 600 मीटर होता है। तो फिर से अगला किसमें? तो किसमें? अगला मिनट में इतना ही देखते हैं। यही पॉइंट हमारा क्या है? तो रिलेशन है। इसको अगर साथ में मिलाइएगा तो क्या आ जाएगा आपका? एक ग्राफ बन जाएगा जो क्या दिख रहा है? तो सरल रेखीय, यानी क्या दिख रहा है? तो स्ट्रेट लाइन बना लीजिए इसको। ठीक है, हो गया। अब बताइएगा आप फर्स्ट बेंच से, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? सही आंसर है इनका, ये सही बताई हैं। नॉन यूनिफॉर्म, हाँ कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो सही आंसर है। गलत है, ये 50% सही है। आपको हमेशा बोलना है कि एक रेक्टिलिनियर पाथ पे एक, तब आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सही होगा। दो चीज़ बोलना होता है। कोई आपसे बोले कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, तो उसको पहले बोलिए कि ठीक है यूनिफॉर्म स्पीड में से एक ही जगह होता है। कहाँ? सरल रेखीय, यानी कि रेक्टिलिनियर पे, तब उसको दोबारा ये बात बोलिए। ये जो सेकेंड वाला बात जो है ये आधा आंसर हुआ, ठीक है। अब बताइएगा कि आवर्तकाल किसे कहते हैं? ये सही बोल रहे हैं? नहीं सही, क्या हुआ बताइए? क्या मतलब? जैसे कि ये 2 घंटा आदमी बैठता है तो कुछ तो सीखे, 5 चीज़ भी सीखे जाए क्लास से।
तो आवर्तकाल किसे कहते हैं? हम ये बोले थे क्या जो आप बता रहे हैं? एक दोलन, वर्ड ये है कि एक ऑसिलेशन करने में एक, हाँ, जितना समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आवर्तकाल बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए तो सरल लोलक किसे कहते हैं? सरल लोलक जो है यानी कि सिंपल पेंडुलम किसे कहते हैं? व्हाट इज, हम तो हेडिंग देकर ही बताए थे ना कि दिस इज व्हाट, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम किसे कहते हैं? हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। अब बताएंगे यहाँ पे कि व्हाट इज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है? दोलन क्या होता है? दोलन क्या होता है बताइएगा। जैसे समय रहता है तो टाइम पीरियड हो गया। दोलन है क्या? दोलन क्या होता है? किसी एक निश्चित स्थान से एक निश्चित स्थान तक जाना फिर वापस आना को हम लोग क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं। साइंस इंटरेस्टिंग है तब जब आप साइंस को साइंस की तरह पढ़ें। इतिहास की तरह पढ़ करके रटने का प्रवृत्ति अगर रहेगा तो साइंस इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। जब जब बीपीएससी अपने आप को फ्लक्चुएट करेगा, जैसे कि पिछले बार हुआ, तब तब आपका जो सिलेक्शन है साइंस के कारण से रुकता हुआ नजर आएगा। साइंस सबसे ईजी सब्जेक्ट होता है साइंस। ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, चीज़ों को समझना है, ऑब्जर्व करना है, बस बात खत्म हुआ। और साइंस से अच्छा, मतलब बहुत अच्छा बुक है एनसीईआरटी, फुल ऑफ इमेजेस, फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको ही करना है। तो उम्मीद यही है कि आप क्या कीजिएगा, क्लास 6 और 7 का जो एक्सरसाइज है उसको फिर से क्या करना है आपको बनाने के लिए है, और कल 9th का जो मोशन है उसको कर लेंगे। तो हम लोग 6 से लेकर 10 तक का मोशन को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो इन वेरी फास्ट वे आपका जो सिलेबस है बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।